हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन के 1 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया अपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस, आप सबको पता होगा पेरिस एग्रीमेंट के अंडर यही है कि पेरिस एग्रीमेंट में हमने क्या करना है। तो गाइस, हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि नेशनली डिटरमिन कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट क्या होता है। देखो गाइस, जो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं इसके अंदर क्या होता है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट के अंडर काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भागीदारी ली हुई है कि हाँ मैं अपने एमिशंस को कम करूँगा। तो इसके अंडर ही क्या है, कुछ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होता है। उसके अंदर क्या होता है कि कंट्री अपने आप से कुछ एफर्ट्स लाती है, कि एडिशनल एफर्ट्स लाती है कि हाँ कि पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जो जो पॉइंट्स हैं वो तो मैं पूरा करूँगी करूँगी, लेकिन साथ में कुछ मेरे एडिशनल एफर्ट्स हैं वो भी मैं साथ में दूंगा, ताकि जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना या फिर जो भी ह्यूमन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके इम्पैक्ट को कम करना। ठीक है, इंडिया ऑलरेडी 2015 में अपने जो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको सबमिट कर चुका है, ताकि वो पेरिस एग्रीमेंट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगा 2020 के बाद। अब देखो, इंडिया के जो NDC है इसके अंदर 3 गोल्स हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे क्या गोल्स हैं आप सबको पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, 2005 के लेवल में जो हमारे एमिशंस थे उसको हम 33 to 35% उन एमिशन को हम रिड्यूस करेंगे। कब तक? 2030 तक। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर हम चाहते हैं कि जो 40% जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नॉन फॉसिल फ्यूल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा हम क्या चाहते हैं, हम अपना जो कार्बन सिंक है उसे इंक्रीज़ करेंगे। कितना इंक्रीज़ करेंगे? 2.5 से लेकर 3 बिलियन तक हम अपने कार्बन सिंक को इंक्रीज़ करेंगे। अब वो कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे? ऑफकोर्स एफोरेस्टेशन प्रोग्राम के थ्रू। इंडिया G20 नेशन में से एक ऐसी कंट्री है जो अपने ट्रैक पे है, कि मतलब वो ट्रैक पे है कि वो पेरिस एग्रीमेंट को क्या कर सकती है, उसके अंडर है। ठीक है, दैट इट इज़ ऑन द ट्रैक कि वो अपने जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जो कमिटमेंट्स हैं, जो उसके ऑब्लिगेशंस हैं उसको वो पूरा कर रही है, जो कि क्या है कि 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस हमें अपने टेम्परेचर को राइज होने नहीं देना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यूज़ पे। देखो, अभी जो हमने एपेक्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, 17 मेंबर की कमेटी है। इसको हमने इसलिए कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया ताकि ये इंश्योर करेगी कि हम क्लाइमेट चेंज मैटर से ऊपर क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, ताकि हम अपने कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा क्या है, इंडिया ऑलरेडी अपने ट्रैक पे है, या क्या ट्रैक पे है या नहीं है, कि ताकि वो अपने जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कमिटमेंट्स हैं, ऑब्लिगेशन उसको पूरा कर रहा है या नहीं अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। और साथ में जो भी उसने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर जो भी सबमिट किया है अपने वॉलंटरी एफर्ट्स, उसको वो पूरा कर रहा है नहीं, उस ट्रैक पे है या नहीं है। अभी देखो गाइज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस कमेटी को हमने किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसको हमने किया गया EPA एक्ट, दैट इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया। देखो गाइज, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि FCA के अंडर किया गया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर, या फिर डिफरेंट एक्ट्स में आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इसको हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया है। और इसको जो चेयरपर्सन करे, जो इसका चेयर करेगा वो कौन करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो सेक्रेटरी हैं वो इसके चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, फंक्शंस क्या है? देखो गाइस, इसका जो फंक्शन तो यही है कि एक सेकेंड, देखो गाइस, इसका जो फंक्शन है ये क्या करेगा, जो भी नेशनल डिटरमाइंड गोल्स के ऊपर हमारी क्या स्टेटस है, क्या हमारा मतलब कि क्या हमारी प्रोग्रेस है, वो रिपोर्ट करेगा। किसको करेगा? UNFCCC को। इसके अलावा क्या, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कंट्री क्या करेंगी, हर 5 साल में एक ग्लोबल स्टॉकेट में एंगेज होंगी। इसमें ये बताएंगे कि कौन कंट्री लॉन्ग टर्म गोल्स में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसके अलावा क्या करेगा, जो एपेक्स कमेटी है कुछ पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स को डेवलप करेगा, ताकि हमारे जो इंडिया के जो क्लाइमेट एक्शन, मतलब कि हम क्या एक्शंस ले रहे हैं ताकि हम पेरिस एग्रीमेंट से कंप्लाई कर सकें, या फिर पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जो भी हमने क्या करना है, पूरा करना है, उसके साथ हम कंप्लाई कर सकें विद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के साथ। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी असाइन करेंगे। इसके अलावा क्या करेगा, जो ये कमेटी है ये एक नेशनल अथॉरिटी की तरह फंक्शन करेगी, ताकि जो इंडिया में कार्बन मार्केट को रेगुलेट कर सकती है, विच इज़ अंडर आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, आर्टिकल 6 किसके साथ डील कर सकता है ये आपको पता होना चाहिए, कार्बन मार्केट के साथ, नॉन मार्केट एंड वॉलंटरी अप्रोच। ये हमने काफ़ी बार पढ़ा आर्टिकल 6 के बारे में। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर को डिटरमाइन करेगा, प्राइवेट सेक्टर को मॉनिटर करेगा कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है फॉर कॉम्बाटिंग क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा क्या करेगा, जो ये कमेटी है गाइडेंस सीख करेगी जो भी प्राइम मिनिस्टर काउंसिल से
ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सोलर एलियंस क्या करेंगे, अभी मेंबर नेशंस को हेल्प करेंगी ऑन पावर वैक्सीन स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, सो ये जो हमारा न्यूज़ है हमारी GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। देखो गाइस अभी क्या करा है, जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस है, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तो हम तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं। इंटरनेशनल सोलर एलियंस क्या है, फ्रांस और इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया था, जब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में पेरिस में, तब लॉन्च किया गया था। इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, सोलर एनर्जी को मतलब ऑल ओवर मतलब कि वर्ल्ड क्या कर सके, डिप्लॉय कर सके, और उसके टेक्नोलॉजी में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी में आ रहा है, फाइनेंस में आ रहा है, कैपेसिटी को उसको रिमूव कर सके। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं UN की, वो इसको ज्वाइन कर सकती है। बाकी जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, गुड़गांव इंडिया में। ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए। अभी क्या, जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस के अंडर एक प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज़ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस केयर प्रोग्राम। तो इसके अंदर क्या है, ये काम कर रहा है कि 500 हॉस्पिटल्स को क्या किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा अक्रॉस 47 लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, या फिर जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो मेनली सन की इलेक्ट्रिसिटी से क्या करती है, सोलर एनर्जी के थ्रू ही क्या करती है, रन होती हैं। इससे क्या होगा, एक तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वैक्सीन हैं उनको कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर्स जो मेनली हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज़ कर रहे हैं, या फिर रिमोट एरियाज़ में जो रेस्पिरेटर्स रन करते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस का केयर प्रोग्राम है वो हमने कब लॉन्च किया गया, ताकि हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को सोलराइज कर सकें उनकी मेंबर कंट्रीज़ में, और वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सके, ताकि हम वैक्सीन और मेडिसिन को क्या कर सके, स्टोर कर सके। अब देखो डेवलपमेंट कब आई, अब हमने डेवलपमेंट ये तब करी जब इंडिया ने बोला कि हाँ वो भी क्या करेगा, भागीदारी निभाएगा, इंडिया भी कंट्रीब्यूट करेगा वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी में, ताकि कोविड-19 को हम ग्लोबली क्या कर सके, फाइट कर सके, ताकि हम कोल्ड चेन और स्टोरेज कैपेसिटी को इन्हेंस कर सकें फॉर वैक्सीन डिलीवरी। ये क्या करेगा, साथ में इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसको भी एड करेगा। अभी क्या है, आपको पता है कि इंडिया ने किस तरह से नियर अबाउट 150 कंट्रीज़ में पैरासीटामोल और हाइड्रोक्लोरोक्विनिन को क्या करा, डिलीवर किया है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन अब रेडी है कि वो क्या करेगा, पोस्टल बैलेट को अलाउ करेगा, किसको, NRIs को। ठीक है, तो अगर ये जो न्यूज़ है हमारी GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ही कवर होगी। तो अगर 3 तरह के इलेक्टर्स जो है हमारी इंडिया में, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो कहते एक तो रेगुलर जो जनरल इलेक्टर्स होते हैं, जैसे हम जैसे हुए, जो 18 साल के बाद क्या करते हैं, इलेक्शंस में क्या करते हैं, वोट करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ओवरसीज़ इलेक्टर्स होते हैं, मतलब वो NRIs होते हैं जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट होता है, वो भी इंडिया में इलेक्शन दे सकते हैं, आई मीन वोट कर सकते हैं। इसके अलावा होता है सर्विस इलेक्टर्स होते हैं। सर्विस इलेक्टर्स वो होते हैं जैसे जो आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं, या जो वो पर्सन जो गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय किया जाता है आउटसाइड द इंडिया, जैसे एम्बेसीज में हो गए। ठीक है, तो ये होता है सर्विस इलेक्टर्स। अभी क्या है, जो इलेक्शन कमीशन है उसने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को बोला है कि वो टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिव रेडी है कि जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है उसको NRI वोटर्स तक क्या किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, ताकि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसको सबसे पहले यूज़ किया जाएगा जो अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, असम, वेस्ट बंगाल, केरला, वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, करंटली क्या है, जो भी NRI इंडियन पासपोर्ट रखते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने होम टाउन में वोट कर सकते हैं। आफ्टर जब वो ओवरसीज़ वोटर को एज अ रजिस्टर्ड हो सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, वो हमारी इंडिया में वोट कर सकते हैं। अभी इंडिया में देखा जाए हमारे 3.1 करोड़ NRIs हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रहे हैं। अभी क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के अंडर क्या है, जो पोस्टल बैलेट हो इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच करते हैं और ऑर्डिनरी मेल के थ्रू वो रिटर्न कर सकते हैं। करंटली ये जो सर्विस है सिर्फ सर्विस वोटर्स के लिए अवेलेबल है। अभी हम पढ़ चुके हैं सर्विस वोटर कौन से हैं, जैसे जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं, या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा आउटसाइड द इंडिया डिप्लॉय किया गया है। अभी क्या कर रहे हैं, हम इस सर्विस को ओवरसीज वोटर के थ्रू भी क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करने से पहले गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 है उसको अमेंड करना पड़ेगा। हाउएवर इसमें पार्लियामेंट की कोई हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल आया था 2017 में, जिसमें ये प्रपोज किया गया था कि हमें ये जो प्रॉक्सी वोटिंग है ओवरसीज़ वोटर्स तक हमें क्या करना चाहिए, एक्सटेंड करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 16th लोकसभा कोलैप्स हो गई, डिसॉल्व हो गई, जिस वजह से ये जो बिल था वो भी लैप्स हो गया। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है जिस वजह से मैं खुद नहीं बोल पा रही हूँ, तो मैं वीडियो वैसे भी कैसे बनाती। ठीक है,
नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रपोजेस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टैग टू द IFCL। जो कि ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। जो कि सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता क्या है। जो कि अभी हम किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर ये वाला टैग दे देते हैं दैट इज़ द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन को टैग दे रहे हैं इसका मतलब ये कि ये जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है या गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, ताकि वो क्या कर सकता है किसी भी सेक्टर को क्या कर सकता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है, फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कर सकता है। हमने ये जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को इसलिए इस्टेब्लिश किया था ताकि हम लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म फंडिंग की ज़रूरत होती है उनको हमें वो फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब हम इसको लॉन्ग टर्म फंडिंग इसलिए देते हैं ताकि जो फाइनेंस का कहीं ना कहीं गैप होता है उसको हम ब्रिथ कर सकें फ्रॉम एंड सेवर्स टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके अलावा IFCL के अलावा हमने ये टैग किस किस को दे रखा है, नाबार्ड हो गया, NHB दैट इज़ द नेशनल हाउसिंग बैंकिंग, SIDBI, एग्जिम बैंक, इन सबको हमने ऑलरेडी ये टैग दे रखा है। अभी हमने क्या किया, जो IFCL है, IFCL है क्या, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, गवर्नमेंट ओन एंटिटी है जो लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करती है मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को थ्रू स्कीम फॉर फाइनेंसिंग वाइबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। 2006 में इसको सेटअप किया गया था और ये स्टेट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लॉन्ग टर्म फंडिंग है उनको सपोर्ट करता है। ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन। देखो अगर हम DFI टैग दे रहे हैं IFCL में तो इसका बेनिफिट क्या है, देखो सबसे पहले ये क्या कर सकता है लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है और जो उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो भी रिड्यूस होगा। क्योंकि अब जो IFCL है वो अगर आपको लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है तो इसका उसको भी तो पैसा चाहिए होगा ना, तभी वो आपको पैसा देगा। तो वो भी कहीं ना कहीं से बोरो करता है। अब वो क्या करेगा, जो बोरो करने में जो उसकी कॉस्ट थी वो भी रिड्यूस होगी अल्टीमेटली। इसके अलावा क्या रहेगा, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन के अंदर जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी वो फाइनेंस कर पाएगा। अभी न्यूज़ में क्यों था, अभी ये मूवी इसलिए लिए गया ताकि जो आपको पता है हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसके अंदर हमारा क्या 5 साल का प्रोजेक्ट है 2020 से 2025 में। इसमें हमें क्या करना है 1 ट्रिलियन रुपीज़ को इन्वेस्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो अब ये इतना पैसा चाहिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो उन प्रोजेक्ट्स को क्या करेगा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मतलब फंडिंग प्रोवाइड करेगा। सिंपल बात ये है, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम अपना बढ़ते हैं। अभी क्या किया है, जो 19वीं मीटिंग हुई किसकी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और इसको पहली बार किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा चेयर किया गया है, ठीक है। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं SCO क्या है। देखो गाइस जो भी न्यूज़ है ना उसको हमें पढ़ने का तरीका समझना चाहिए कि हमें न्यूज़ पढ़नी कहाँ से, स्टार्टिंग से पढ़नी है या क्या पढ़नी है। तो फिर सबसे पहले अगर आपको SCO नहीं पता होगा तो आप पहले की न्यूज़ पढ़ के करोगे क्या, ठीक है। तो SCO का ही परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब पॉलिटिकली, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो 2001 में फाउंडेड हुआ था शंघाई चाइना में, ठीक है। इसका मेन फोकस किस पे है, रीजनल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी इशूज़ जैसे टेररिज्म हो गया, एथनिक सेपरेटिज्म हो गया, जो एक्सट्रीमिज्म की भावना है उसको फोकस करना है, ठीक है। इसके 2 परमानेंट बॉडीज़ है, एक तो SCO के सेक्रेटेरिएट है जो कि बीजिंग में है और साथ में एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे है, ताशकेंत में, ठीक है। तो ये आपको जो बेसिक नॉलेज है ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में सेटअप है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ नहीं पता है कब क्रोनोलॉजी पूछ लें, ठीक है। अभी देखो पहली बार है कि जब से देखो इंडिया SCO का मेंबर कब बना, तो 2017 में। तो 2017 के बाद से फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इंडिया की चेयरमैनशिप के अंदर क्या है SCO की मीटिंग हुई है। देखो जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेकंड हाईएस्ट बॉडी है जो क्या करता है एनुअल बजट को तो डील करता ही है, साथ में क्या करता है जो भी ट्रेड या जो इकोनॉमिक एजेंडा है उनके साथ में क्या करता है डील करता है। हाईलाइट क्या है, इंडिया ने भी बोला है कि हम क्या करेंगे, किस तरह से जो SCO के जो मेंबर स्टेट्स हैं, देखो आप देख सकते हो SCO में कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके, मॉस्को रशिया हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है। 8 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। तो इंडिया ने बोला जो भी SCO के जो हमारे 8 मेंबर्स हैं हमें क्या करना है, जो अपने इंटरनेशनल जो लीगल लॉज हैं उनको एनफोर्स करना है, ताकि देखो जो सेफ हेवन्स क्या होते हैं, देखो वो कंट्रीज होते हैं जहाँ पे टैक्स को अवॉइड करना बहुत ईजी हो जाता है, मतलब कि वो कंट्री जहाँ पे टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है, या फिर लगता तो बहुत कम लगता है। तो उन कंट्रीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं। या फिर किस तरह से तो टेररिज्म को जो कंट्रीज फाइनेंस करती हैं या जो कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो फाइनेंस करते हैं उनको हम किस तरह से इरेडिकेट कर सकते हैं। मतलब सिंपल है कि हम टेररिज्म फाइनेंसिंग किस तरह से इरेडिकेट कर सकते हैं।
इसके अलावा एससीओ मेंबर्स ने बोला कि हमें WTO को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब कैसे रिफॉर्म करेंगे, उनके फंक्शंस को रिफॉर्म करो जैसे, और वो कैसे कर सकते हो, अब निगोसिएशंस करके, डिस्कशंस करके, मॉनिटरिंग करके और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से। इंडिया ने रेफ्यूज़ किया। ऑफ कोर्स इंडिया कभी भी चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को कभी भी मतलब सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिया की हेजमोनी को क्या करता है, काउंटर करता है। ठीक है, तो हम खुद चाहते हैं कि चाइना के जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है उसको हम क्या करते हैं, काउंटर करें। तो इसलिए क्या है, इंडिया भी अपने हाई इंपैक्ट डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट हैं या डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके आ रहा है। ठीक है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट ये सब करता है, हम पढ़ते रहते हैं, आप सबको पता है, तो ये सब कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है, इसने एक एक्शन प्लान को इम्प्रूव किया है ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें एक प्रोग्राम ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन फॉर इन 5 सालों के बीच में। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहले क्या है, UNDP कहीं ना कहीं करप्शन के फेस किया है एंड इट फेसेस एलिगेशन एट क्लाइमेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखो आपको पता होगा UNDP के अंदर क्या है, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। जैसे एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हो गया, ठीक है, अडेप्टेशन फंड हो गया, ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेट फंड है, तो डिफरेंट तरह के फंड होते हैं। ठीक है, अभी क्या है, UNDP का जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंडेड मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को फंड किया गया है उसमें कहीं ना कहीं मिलियन ऑफ डॉलर्स की करप्शन देखने को मिला है। जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड था ये 1991 में सेटअप किया गया था, किसके द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक, UNDP और UNEP के द्वारा से क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि हम जो भी एनवायरनमेंट चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं जैसे डिफोरेस्टेशन, स्पीसीज कंजर्वेशन, पोल्यूशन, इन सबको हम क्या कर सके, एड्रेस कर सके। UNDP किस पे काम करता है, ताकि हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकें, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, ऐसा हम रेजिलियंस बिल्ड कर सकें ताकि अगर कोई भी कंट्री कोई मतलब कि डिज़ास्टर फेस करती है तो वो क्विकली रिकवर कर सके। ठीक है, अभी क्या UN की जो डेवलपमेंट एजेंसी है UNDP वो काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करती है ताकि कंट्रीज़ क्या कर सकें, अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो 17 हमारे गोल्स हैं, उनको अचीव कर सके। नेक्स्ट है, अभी क्या जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक एक्सपर्ट मीटिंग हुई है। देखो ये आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, ये एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो कि 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग या जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है इसको हम कॉम्बैक्ट कर सके, या फिर हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को कोई भी जो थ्रेट हो उसको हम क्या कर सके, इरेडिकेट कर सके। इंडिया इसका मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी जो मीटिंग हुई है इसमें जो FATF है इसने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया है कि क्या लेटेस्ट रिस्क हैं रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड द टेरर फाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या 5th ब्रिक्स मीडिया फोरम मीटिंग हेल्ड हुई। मतलब देखो आप ब्रिक्स की जो मीडिया फोरम है उनकी मीटिंग हुई। ठीक है, तो ये बात समझना कि कब ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, कब ब्रिक्स की मीडिया की फोरम की मीटिंग हुई। ठीक है, तो अभी क्या है ब्रिक्स में आपको पता है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसके अंदर जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बीच में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कर सकें ताकि जो ब्रिक्स मीडिया के बीच में, ताकि जो फेक न्यूज़ हैं हम उनको एड्रेस कर सकें। तो इससे रिलेटेड क्या है, जो ब्रिक्स मीडिया ने क्या करा है कि किस तरह से हम एफिशिएंट कोऑर्डिनेट कर सकें और इनोवेशन को एडवांस कर सकें डेवलप करने में। अभी क्या है जो 5 नेशंस जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मिले हैं ताकि फेक न्यूज़ को कम्बाट कर सके, स्पेशली पैंडमिक ईरा में। इन्होंने सॉल्यूशंस क्या लिखा है कि एक हम जर्नलिस्ट की ट्रेन टीम रखेंगे जो क्या करेंगी, जो भी न्यूज़ फैल रही है उनको फैक्ट चेक करेंगी और इनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगी। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया जो डील करेगी इन फाइट अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, जो स्पेशली लार्ज स्केल पे क्या हो जाती है, स्प्रेड हो सकती है या फिर हार्म पहुंचा सकती है। अभी क्या है कि जो ईरान की पार्लियामेंट है उसने रेटिफाई किया स्ट्रेटेजिक मेजर फॉर द रिमूवल ऑफ सैंक्शन बिल। तो गाइस अभी आपको एक बात बताते हैं मैं क्या हुआ था। अभी क्या जो ईरान के एक साइंटिस्ट थे मोहसिन फ़कीर चातिक, उनका क्या हुआ था, मर्डर हुआ था। और उसके बाद क्या होता है, एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की एक मीटिंग हुई थी। जब वो मीटिंग हुई थी उसमें जो ईरान के इंटरेस्ट थे तो वो फुलफिल नहीं हुए थे। अब ये क्या है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो कहते ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है 2015 में साइन हुआ था ईरान और P5+1 ग्रुप। P5 आपको सबको पता होगा, जो UN सिक्योरिटी ग्रुप में भी जो काउंसिल में 5 मेंबर्स हैं, दैट इज द USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना और साथ में +1 कौन है, जर्मनी। ईरान और इन P5+1 के बीच में साइन हुआ था। ये इसलिए साइन हुआ था ताकि ईरान को हम स्टॉप कर सकें कि वो और न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस ना कर सकें और एक रूल एंड रेगुलेशन सेटअप कर सकें जिसमें हम ईरान को अलाउ कर सकें किस तरह से आप यूरेनियम को वो एनरिच कर सकता है। और आपको समझ में आया कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का एम यही था कि जो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स जो प्रोड्यूस कर रहा था
उसको उनकी प्रोडक्शन को रोकने के लिए इसको साइन किया गया था ईरान और P5+1 कंट्रीज़ में, ठीक है। अभी ये जो ईरान की पार्लियामेंट ने जो रेटिफाई किया है रिमूवल ऑफ सैंक्शन बिल, इससे क्या होगा, जो ईरान की जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ है उससे वो क्या होगा, वो रिवाइव हो जाएंगी। सिंपल बात यही है। आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज क्या है, ये आप सबको पता है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज क्या है। इंडिया की फर्स्ट और लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के साथ में एनर्जी सेविंग इलेक्ट्रिसिटी सर्टिफिकेट की क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा से रेगुलेट किया जाता है। इसके अलावा इंडिया में और कौन सा पावर एक्सचेंज है, वो है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली क्या है, ये देखा गया है कि 2020 में पहले 10 महीनों में 25% इंक्रीज मिलने को मिला ट्रेडिंग में, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेडिंग में 25% इंक्रीज देखने को मिला है। आगे है सिबेरियन प्रिमरोज। देखो ये सिबेरियन प्रिमरोज है क्या, पहली बात ये प्लांट है, कहाँ से एंडेमिक है, नॉर्डिक कंट्रीज। देखो कहीं से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एंडेमिक कहाँ से है, इंडिया से है या नहीं, आपको कंफ्यूज कर देगा, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्डिक कंट्रीज से एंडेमिक है। नॉर्डिक कंट्रीज में 5 कंट्रीज आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज द फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड। ये क्या करती है, मेनली ये स्पेशलाइज्ड है, ये सी शोर मिडोज में ग्रो करती है, लो वेजिटेशन में। अभी रिसर्चर्स ने क्लेम किया है कि जो क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है वो इसको अडेप्ट नहीं कर सकती, इसलिए जिस वजह से ये एक्सटिंक्ट हो सकती है, इसलिए ये न्यूज़ में था। आगे बढ़ते हैं माउंट इली लीलोटोक। तो गाइस ये एक वोल्केनो है, इंडोनेशिया का एक वोल्केनो है जो कि लेम्बातिया आइलैंड में, जो अभी फ्रीक्वेंटली इरप्ट हुआ है 2017 में। ये फ्रीक्वेंटली इंडोनेशिया में 3 वोल्केनो इरप्ट हुए हैं। एक तो यही हो गया जो हमने पढ़ा है, इसके अलावा जावा आइलैंड में मेरापी हुआ था और सुमात्रा आइलैंड में सिनाबंग हुआ था। इंडोनेशिया आपको पता है वोल्केनो प्रोन एरिया है, क्योंकि वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अलोंग लोकेटेड है, तो वहाँ पे 120 एक्टिव वोल्केनो से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एंड आर्को वोल्केनो एंड द फोर्थ लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट है इंडियन नेवीज मेराइन कमांडर्स। तो ये मार्कोस भी बोलते हैं। रिसेंटली के जो मार्कोस को कहाँ डिप्लॉय किया है, पेंगोंग लेक के पास, ताकि हम क्या कर सके, जो हमारी 3 सर्विसेज हैं दैट इज द एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इनको इंटीग्रेट कर सके और नेवल कमांडोज को एक्सपोजर प्रोवाइड कर सके टू एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन, ठीक है। मार्कोस को हम मैराइन कमांडो फोर्स भी बोलते हैं। एक स्पेशल फोर्स है जिसको इंडियन नेवी के द्वारा 1987 में रेज किया गया था, ताकि हम टेररिज्म को काउंटर कर सकें, ठीक है। मार्कोस इज़ कैपेबल, ये क्या कर सकता है, हर एक टेरेन में क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। टेरेन मतलब लैंड पे हो, सी में हो, एयर में, हर जगह क्या कर सकता है, ये ऑपरेट कर सकता है। लेकिन इसकी जो स्पेशलिटी है वो कहाँ पे, मैरीटाइम ऑपरेशंस में, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।